प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के बारे में कि अगर कंट्रीज़ देखा जाए ना वर्ल्ड वाइड, तो वो कौन से कंट्रीज़ हैं जहां की आने वाले फ्यूचर में हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके रिस्पेक्टिव स्टॉक मार्केट से। तो सीरियल वाइज मैं आपको कुछ कंट्रीज़ का नाम बताऊंगा और क्यों वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, कहाँ से अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कशन होगा। उसके बाद स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद बॉन्ड रिलेटेड से आप लोग के क्वेरीज आ रहे हैं ना, 10% 12% का रिटर्न मिल रहा है बॉन्ड्स में, हाँ, और सेफ है, कोई रिस्क नहीं है, इस पर भी थोड़ा सा कमेंट करूँगा। और उसके बाद यूएस के साथ जो ट्रेड डील हमारा लटका हुआ है उस पर थोड़ा कमेंट करूँगा। तो सबसे पहले मार्केट अपडेट से स्टार्ट कर लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, गोल्ड सिल्वर में क्या चल रहा है, और उसके बाद आज के टॉपिक्स को मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो देखिए, वर्ल्ड तो परफॉर्मेंस सभी जगह अच्छा चल रहा है। लाइक यूएस का मार्केट से आप देख सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस है। एशिया में भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, खासकर जापान, हांगकांग, चाइना, सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। गोल्ड सिल्वर भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगेगा। सिल्वर तो खैर रुकने का नाम नहीं ले रहा है ना, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल सभी जगह देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। पिछले साल जो चल रहा था ना, सेम उसी तरह का सिनारियो फिलहाल चल रहा है। सभी कुछ अच्छा कर रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन इंडियन मार्केट में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, परफॉर्मेंस आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। बट फॉर अ चेंज निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस थोड़ा पहले के मुकाबले इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया था यहाँ पे। सेक्टर थीम देखें तो कल तो कुछ सेक्टर्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, आज वैसा नहीं। आज सेक्टर में भी अगर आप फार्मा को छोड़ दें और थोड़ा आईटी का रिटर्न आया है, तो कोई खास परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस नहीं आया इसका ये मतलब नहीं कि कभी परफॉर्मेंस नहीं आएगा। हमारा भी समय आएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स अब इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट भी आने वाले समय में उसको रिप्लिकेट करेगा। सो नाउ इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, किन किन कंट्रीज़ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मेरे फेवरेट कंट्रीज़ कौन से हैं और क्यों हैं। तो देखिए, ऑफकोर्स सबसे नंबर 1 तो इंडिया ही आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे इंटैक्ट है। हमारा ज़्यादातर जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है देखेंगे तो ज़्यादातर अच्छा कर रहा है, और आने वाले काफ़ी सालों तक ऐसा लगता है कि वो अच्छा करेगा। तो ऑफकोर्स हमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में ही करना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंडिया के बाहर अगर डाइवर्सिफाई करना है ना दूसरे कंट्रीज़ में, तो कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए, पहले तो हमेशा था कि भाई यूएस, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, इंडिया के बाहर जाना। मैंने हमेशा बोला सिर्फ यूएस और कहीं नहीं। लेकिन यूएस में अगर आप देखेंगे तो बड़ा पैसा फिलहाल लगाने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुरंत गिर जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ना, ऐसा ही ऊपर चलता जाएगा। जब भी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी एसेट क्लास का या किसी भी मार्केट का, तो वहाँ पर इन्वेस्टिंग करने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया के बाद अगर सेकेंड मुझसे पूछा जाएगा फिलहाल, तो मैं बोलूँगा चाइना, ठीक है। लेकिन चाइना में भी सिर्फ जो टेक रिलेटेड स्टॉक है सिर्फ वही, ऐसा नहीं कि चाइना की किसी भी कंपनी में एक्सपोजर ले लिया जाए, क्योंकि चाइना का भी इकनॉमी देखेंगे तो कोई खास अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा इकनॉमी हो चुका है, तो इवन 4.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट उसके लिए बहुत ज़्यादा है चाइना के लिए। लेकिन बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं ना, लाइक रियल एस्टेट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर भी वहाँ कोई खास परफॉर्मेंस रहता नहीं है, ठीक है। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो पिकअप पकड़ता ही नहीं चाइना में। चाइना तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट लेड इकनॉमी है, और इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है ना, उससे वहाँ पे थोड़ा जो ग्रोथ आता है वही आता है। कंजम्पशन से कोई खास नहीं हो रहा है, और पिकअप भी नहीं पकड़ रहा है। तो ओवरऑल चाइना बिल्कुल सही बात है। इंडिया के बाद अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं चाइना में इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन चाइना में सिर्फ टेक रिलेटेड कंपनीज, क्योंकि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि चाइना ऑलरेडी आप देख रहे हैं, लेकिन हाँ, आने वाले सालों में और ये क्लियरली आपको दिखेगा कि चाइना यूएस से बहुत अच्छी तरह से compete कर पाएगा, और बहुत सारे चीज़ों में यूएस से आगे निकल जाएगा। ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि चाइना के टेक सेक्टर में अगर एक्सपोजर लिया जाए तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छे रहने की उम्मीद है। थर्ड होगा यूएस, लेकिन यूएस अगेन ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि ठीक बात है गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि गिर के वापस नहीं आएगा, ठीक। इसको इस तरह से देखेंगे तो यूएस में अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आइडियली हमें छोड़ देना चाहिए कि भाई जब देखते हैं कुछ अच्छा खासा जब गिरावट आएगा ना,
तब जाकर हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि जब यूएस में बड़ा गिरावट आएगा तो सभी मार्केट्स गिरेंगे, इंडिया भी गिरेगा, चाइना के जो टेक स्टॉक्स की मैं बात बोल रहा हूँ वो भी गिरेंगे। तो मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हमें होना चाहिए। लेकिन हाँ, चाइना का वैल्यूएशंस देखें रिलेटिवली तो वैल्यूएशंस कम है, ठीक है, और वहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी ज़्यादा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सेकंड फेवरेट फिलहाल चाइना होगा और उसके बाद आएगा यूएस, ठीक है। यहाँ पे ऑफकोर्स आप लोग का क्वेरी आएगा कि साउथ कोरिया के बारे में आपका क्या बोलना है, ताइवान के बारे में क्या बोलना है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज़ है। देखिए साउथ कोरिया और ताइवान जो भी रिटर्न्स आ रहा है ना, सिर्फ 2-3 स्टॉक्स का आ रहा है, ठीक है। अगर उसका आप देखेंगे वेटेज उन 2-3 स्टॉक्स का ना, बहुत ज़्यादा वेटेज है और वहीं पर रिटर्न आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, रिटर्न आ रहा है क्योंकि ये दोनों टेक बेस्ड है ना, साउथ कोरिया और ताइवान, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न जब तक यूएस देख रहे हैं ना अच्छा कर रहा है, ये सब भी अच्छा करेगा, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिस्क ये है कि जैसे ही यूएस में कुछ प्रॉब्लम होगा ये सब बुरी तरह से गिरेंगे और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इनका, सिर्फ 2-3 स्टॉक। उन कंपनीज़ में अगर प्रॉब्लम आ गया तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएगा। मतलब यहाँ का स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट में बड़ा एक्सपोजर लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। साउथ कोरिया और ताइवान। जापान देखिए, जापान में कुछ है नहीं, ठीक है। जापान का रिटर्न कैसे आ रहा है, वैल्यूएशंस नहीं था, रिटर्न्स नहीं आया था सालों से। जो जापान का इकोनॉमी है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। पहले तो वहाँ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हुआ करता था ना, अब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ाने की बात हो रही है, ऑलरेडी बढ़ चुका है, थोड़ा और बढ़ेगा। इन्फ्लेशन काफ़ी सालों के बाद थोड़ा बहुत वहाँ आने लगा है, 2% से भी ऊपर चला गया है। तो उसके कारण ही थोड़ा बहुत रिटर्न्स आपको जापान में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि जापान एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिटर्न आएगा, उसके बाद फिर से वो वैसा ही रहेगा, स्टैग्नेट कर जाएगा, ठीक। उसी तरह से यूरोप में कोई ग्रोथ तो आने वाला नहीं है ना, स्टैग्नेटेड ऑलरेडी हो चुका है। ज़्यादातर जो यूरोप की कंट्रीज है स्टैग्नेट है, ज़्यादा वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट या किसी भी मामले में कोई खास ग्रोथ नहीं आने जा रहा है। अभी रिटर्न्स ऑफकोर्स हुआ है ना भाई, सालों से कोई रिटर्न नहीं, वैल्यूएशन बहुत कम हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिटर्न ऐसे मार्केट से कभी कभी आ जाता है। लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी देखें तो जापान का भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यूरोप का भी नहीं दिख रहा है। तो मोस्टली इंडिया का दिख रहा है कि वहाँ तो ऑफकोर्स आएगा, उसके बाद चाइना का भी दिख रहा है, खासकर जो टेक रिलेटेड कंपनी है वहाँ पे दिख रहा है परफॉर्मेंस आएगा, एंड यूएस भी आएगा, प्रोवाइडेड यूएस थोड़ा गिरकर फिर ऊपर जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मोस्टली यही 3 है जो कि मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरे फेवरेट होंगे। देखिए आप लोग का एक क्वेरी आया है ना, कि बहुत अच्छा क्वेरी है कि आपने जो बोला था उससे उल्टा बोल रहे हैं। मतलब ना कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था ना कि भाई ये सेक्टर्स हैं जो कि उम्मीद है कि अच्छा कर सकता है, तो इसमें आप लोग शायद कंफ्यूज कर गए होंगे, कुछ लोग, सारे लोग तो नहीं, बहुत लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि भाई आप तो बोलते हो कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, आप बोलते हो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स, तो फिर आप सेक्टर की बात क्यों कर रहे हो। देखिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो जब मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे ऑफकोर्स स्टॉक में तो आप देखेंगे ना किस सेक्टर का स्टॉक है, उस सेक्टर का प्रोस्पेक्ट क्या है, ठीक है। तो अगर आपको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तब तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे ना। म्यूचुअल फंड तो बिल्कुल सही बात है, मैंने हमेशा बताया है कि अगर आपको आइडिया नहीं है, जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो सेक्टर फंड में ना जाए, थीमेटिक फंड में ना जाए, सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड में जाए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, सिर्फ यहीं पे आइडियली हमें ख़त्म कर देना चाहिए। इसी में से ना 2, 3, 4, 5, जितना बड़ा आपका अगर कॉर्पस बड़ा है तो मे बी 4, 5, 6 फंड्स, दैट्स इट, ख़त्म हो गया। वहाँ पे हमें सेक्टर या थीमेटिक फंड में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब कोई अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसको फंडामेंटल्स का अच्छा आइडिया है, तो बिल्कुल वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वहाँ पे तो ऑफकोर्स वो देखेगा ना कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसका प्रोस्पेक्ट अच्छा लग रहा है, उसमें से कुछ अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को सेलेक्ट करेगा। तो जो भी मैं बोलूँ ना उसको आप समझने की भी कोशिश करें कि मैं किस पर्सपेक्टिव के लिए बोल रहा हूँ और किसके लिए वो सूटेबल है। और जनरली मैं ये समझा भी देता हूँ, तो इन चीज़ों को समझे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इक्विटी हो, डेट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, हमेशा ध्यान में रखें कि उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझ लें। बिना सोचे समझे किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। अगर सिर्फ इस बेसिक चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके लिए भला होगा, आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो बहुत अच्छा बीतेगा। लाइक बॉन्ड रिलेटेड आप लोगों का क्वेरी आता है ना, 9%, 10%, 12% का रिटर्न मिल रहा है ना, एफडी में भी रिटर्न नहीं आ रहा है, स्टॉक मार्केट में भी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आ रहा है फिलहाल, तो बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। और कुछ लोगों को लगता है यहाँ तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी है बॉन्ड्स में। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो आप सतर्क हो जाएं।
ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है लेकिन रिस्क ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ इसका मतलब ये है कि आपने उस प्रोडक्ट के रिस्क को नहीं समझा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और वहाँ पे रिस्क नहीं है या फिर काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। कोई भी अच्छे क्वालिटी का बॉन्ड आप खरीदेंगे, AAA रेटेड या फिर ब्रांडेड जो कंपनीज़ हैं, उनका आपको ज़्यादा नहीं यील्ड मिलेगा क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी है, ठीक है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने जाएंगे, ठीक है ना, क्रेडिट रेटिंग बहुत ख़राब है, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि AAA भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, सही बात है, कर सकता है ना, इसीलिए तो क्रेडिट रेटिंग है। लेकिन हाँ, AAA वाले जो बॉन्ड्स हैं उनके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम हैं, और A- रेटेड या फिर BBB रेटेड जो बॉन्ड्स हैं क्रेडिट रेटिंग, उनके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ तो सॉवरिन भी डिफ़ॉल्ट होता है ना, कंट्री के गवर्नमेंट भी डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, अपने तरफ से तो सोच समझ कर हम यही इन्वेस्ट करना चाहेंगे भाई, क्रेडिट रेटिंग थोड़ा अच्छा हो, AAA हो या फिर AA से नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड्स में आप ध्यान में रखें, ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, सही बात है, लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आया तो आपका पूरा का पूरा पैसा उड़ जाएगा और वहाँ पे कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, क्योंकि FD नहीं कि 5 लाख का गारंटी है कि गवर्नमेंट आपको पैसा देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा है जहाँ चाहें करें, लेकिन रिस्क को समझ कर, ताकि अगर वो रिस्क बाद में कभी आया सामने, आपके पैसे के साथ कुछ प्रॉब्लम आया, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं भाई, मैंने सोच समझ कर इतना ज़्यादा रिस्क लिया था, ठीक है। तो और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो जनरली हमें अच्छे कॉर्पोरेट्स जो हैं जिनका बॉन्ड्स आता है, थोड़ा सा यील्ड कम आएगा लेकिन वहाँ पे आपको एटलीस्ट मेंटल पीस होगा, उस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कई जगह आप लोग बोलते हैं ना सिक्योर्ड बॉन्ड है, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड है। देखिए, अगर कंपनी घटिया क्वालिटी की है ना तो ये सब कुछ काम नहीं आएगा। कंपनी डूबने के बाद ये सीनियर सिक्योर्ड और सिक्योर्ड ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, सब कुछ वहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल मेंटली इस चीज़ को समझें कि भाई अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ना तो वहाँ पे रिस्क है, और बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए इक्विटी है, ठीक है। थोड़ा बहुत बिल्कुल, अगर थोड़ा रिस्क लेकर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया जाए वो सही है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न लेने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बॉन्ड का जो रिटर्न वो लिमिटेड है। कितना भी ज़्यादा रिस्क ले लीजिए, कितना देगा, 10%, 11%, 12%। तो इसके लिए पूरा का पूरा कैपिटल को रिस्क में डाल देने का मतलब नहीं बनता है। इसी तरह का रिस्क अगर हम इक्विटी में लेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो इससे भी ज़्यादा हमें रिटर्न्स मिल जाएंगे ना। तो इसको इस तरह से देखें। नाउ US ट्रेड डील रिलेटेड आप लोग का क्वेरी आता है, तो मैंने देखिए पहले भी बताया ना कि मैं इसको भूल चुका हूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है US ट्रेड डील का, क्योंकि ट्रम्प जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं ना, उससे यही समझ में आता है कि मान लीजिए इंडिया के साथ ट्रेड डील हो भी जाए, ठीक है, तो उसके बाद वो ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिनों के बाद फिर से चेंज नहीं कर जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है ना। अब फिर से उनका कोई नया डिमांड आएगा कि भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं फिर से टैरिफ लगा दूंगा या फिर टैरिफ ज़्यादा लगा दूंगा। तो अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं इसको भूल चुका हूँ कि भाई ट्रेड डील हो ना हो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो भी जाएगा तो उसके बाद भी US जिस तरह से या फिर डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ, क्योंकि वो तो किंग बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के ना, वो चाहते हैं कि पूरा दुनिया मेरा स्लेव है, मैं जो बोलूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। लाइक पाकिस्तान क्या है, स्लेव बन चुका है तो वो खुश है भाई, पाकिस्तान भी खुश है, US भी खुश है। बांग्लादेश स्लेव बन चुका है तो वो भी खुश है। यूरोपियन कंट्रीज़ में बिल्कुल स्लेव बन चुके हैं तो वो लोग भी ठीक से रह रहे हैं, ठीक है। इंडिया स्लेव बनने को रेडी नहीं है तो प्रॉब्लम हो रहा है, चाइना स्लेव बनने को रेडी नहीं है तो प्रॉब्लम हो रहा है। जो कंट्रीज़ US जो भी बोल रहा है उसको पूरी तरह से नहीं सुनेंगे तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। और हमें भी अगर स्लेव नहीं बनना है तो हमें झेलना पड़ेगा 3 इयर्स, उसके बाद देखते हैं चेंज होने के बाद कौन आता है, वो कैसे ना इंटरनेशनल रिलेशंस को ट्रीट करता है। बट हाँ, फिलहाल तो ये 3 इयर्स लगता है कि मोस्टली गॉन केस है। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि भाई देखिए अपना कंजम्पशन बढ़ाएं, जो कि किया जा रहा है, और प्लस ट्रेड डील बिल्कुल करें, ठीक है। FTA जो हम कर रहे हैं, जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं ना, यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके साथ अगर हम जल्दी से जल्दी कर पाएँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो भलाई इसी में है कि ट्रेड को हम डाइवर्सिफाई करें। US ठीक बात है, डिस्कशन चलता रहेगा, हो जाए तो अच्छी बात है, उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली उसको नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे फिर फ्यूचर में हो जाने के बाद भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे अननेसेसरी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, पर्सनल व्यू है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।